नमस्ते सभी को। कनेक्ट सिविल्स प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कलम सीरीज लेकर आए हैं जिसके अंदर आरएस मेंस के अंदर इफेक्टिव आंसर राइटिंग कैसे की जानी चाहिए उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक 6 सेशन हो चुके हैं जिसके अंदर नियॉन सर, रेडॉन सर, क्रिप्टॉन सर और अभिमन्यु सर ने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें एक अच्छा आंसर लिखने के लिए ज़रूरी होती हैं अगर आपको आरपीएससी आरएएस मेंस के अंदर अच्छे नंबर लेकर आने हैं। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हमको क्या मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करनी है, यानी कि डूज तो उन्होंने बता दिए, आज हम डिस्कस करेंगे जो डोंट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में। मैं दीपिका, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। अब इस सेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? सेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जब हमें कहीं जाना होता है तो वो रास्ता, अगर बहुत सारे रास्ते हों, रास्ता सही कौन सा है वो चूज़ करना हो, अगर हमें बंद कर दिए जाएं कुछ रास्तों को बोल दिया जाए कि भाई यहाँ तो जाना ही नहीं है, तो बचे हुए जो विकल्प होते हैं, बचे हुए जो ऑप्शंस होते हैं, उनके अंदर से सही रास्ते को चूज करना इजी हो जाता है। तो आज जिन रास्तों पर नहीं जाना है वो रास्ते हम बंद करेंगे, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स जो की जा रही हैं आरपीएससी की कॉपीज़ के अंदर, मेंस की कॉपीज़ के अंदर, जो हम टेस्ट कॉपीज़ जो हैं उनमें देख रहे हैं, या फिर आरपीएससी जो आरटीआई के थ्रू जो डिस्क्लोज करती है कॉपीज उनके अंदर, ठीक है, उसके बिहाफ पर कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको हम डिस्कस करेंगे। अब चलो ठीक है, आपने समस्या तो मैम ढूंढ ली, उनका निदान कैसे करना है, तो हम जो सॉल्यूशन है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो कृपा कहाँ रुकी हुई है और कृपा वापस आएगी कैसे, तो वो कौन सी खीर खानी है या कौन सी जलेबी खानी है उसको भी हम देख लेंगे, ठीक है। सेशन क्यों लेना जा रहा है, ये क्यों इम्पोर्टेंट बन जाता है, इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो इंसान क्योंकि गलतियां करता है, गलतियों से सीखता है, लेकिन अगर एक गलती की कीमत थोड़ी भारी हो तो इट्स बेटर, अच्छा है ना कि किसी दूसरे ने कर रखी है तो उसको सीख कर कि मुझे तो ये करना नहीं है, और जो किया जाना चाहिए, जो वांछित मार्ग है उस पर चला जाए। चाणक्य जी ने कहा था कि दूसरों की गलती से सीखो, अपने ऊपर प्रयोग करो, और नहीं तो खुद से गलतियां करके प्रयोग करके सीखने में हमारी उम्र निकल जाएगी। अब आरएएस मेंस आरएएस एग्जाम की बात करते हैं तो चलो उम्र तो नहीं निकलेगी, लेकिन एक मेंस एग्जाम के अंदर गलतियां करने की कीमत होती है 3 से 4 साल, क्योंकि अगली वैकेंसी आने में, आपका सिलेक्शन होने में कम से कम 4 साल लग जाएंगे। लाइफ इज टू शॉर्ट टू लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स, सो लर्न फ्रॉम अदर्स। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी गलतियां कर रखी हैं, हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, उनको आप अवॉइड कर लेना। अब कैसे हेल्प कर रहे हैं, हमने टीम जो हमारी कनेक्ट की है, हमारे पास खुद का एग्ज़ाम एक्सपीरियंस है, यूपीएससी आरपीएससी एग्ज़ाम्स का। हम लोगों ने मेंस क्लियर किए हैं कई बार, हम लोग ऑलरेडी सेलेक्टेड टीम हैं। फिर जो टेस्ट सीरीज़ के अंदर जो प्रीवियस स्टूडेंट्स थे, उनकी जो कॉपीज़ थी जो हमने मेंटरशिप प्रोग्राम के अंडर हम टीचर्स ने खुद ने इवेलुएट की है, उनके अंदर क्या मिस्टेक्स कॉमनली हम फाइंड करते हैं जो अवॉइडेबल होनी चाहिए फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ एन इवेलुएटर, ठीक है, कॉपी चेकर जो होता है उसकी नज़र से, वो देखने के बाद, और आरपीएससी जो आरटीए के थ्रू कॉपीज रिलीज करते हैं उनके अंदर जो मार्किंग किस हिसाब से है उस पैटर्न को समझने के बाद में एक एसओपी बनाई है हमने, जिसके अंदर डूज और डोंट्स को हमने डिस्कस किया। डूज ऑलरेडी आपको बताए जा चुके हैं, कुछ है जो आपको आगे के 1-2 सेशंस के अंदर, मतलब टाइम मैनेजमेंट वगैरह जो चीज़ होती है वो आगे देख ली जाएगी। बाकी आज हम डोंट्स को डिस्कस कर लेंगे, प्लस इस सेशन को पिछले वाले 6 सेशंस के समरी के रूप में भी देखा जा सकता है कि जब हमें पता है कि क्या किया जाना चाहिए तो लास्ट में पता होगा क्या नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, वो अपन इसलिए ये सेशन ज़रूरी है। कुल हमने 12 मिस्टेक्स फाइंड आउट की हैं, लेकिन 12 मिस्टेक्स के अंदर से भी सबसे पहली मिस्टेक जो मैं ज़ीरो मिस्टेक बोलते हैं उसको मैं कहती हूँ कि हम आंसर लिखते ही नहीं हैं। जब आप काम करोगे नहीं, आप ट्राई ही नहीं करोगे, आप गिरोगे ही नहीं, तो आप उठोगे कैसे, आप चलना कैसे सीखोगे? तो लिखना ज़रूरी है। अभी थोड़ा टाइम कम है इस एग्ज़ाम के लिए, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस आप डेली लिखो, आपका हाथ खुलेगा, आपको गलतियां पता चलेंगी, आपका जो ब्रेन है वो एक्सरसाइज करना सीखेगा, वो मतलब दिमाग के घोड़े जो होते हैं वो दौड़ना सीखेंगे, ठीक है। रोजवेल्ट सर ने कहा था, द ओनली मैन हु नेवर मेक्स अ मिस्टेक इज द मैन हु नेवर डज एनीथिंग। तो हमें गलतियां करनी हैं, गलतियों से सीखना है। फिर हेनरी फोर्ड सर का बहुत अच्छा सही एग्जाम्पल देख सकते हैं, 2 बार उन्होंने ऑटोमोबाइल जो फैक्ट्रीज हैं, जो कंपनीज हैं, वो डालने की कोशिश की थी, 2 बार फेल हुए। फिर उन्होंने अपनी जो
मिस्टेक थी कि भी मैं कहाँ पे क्या गलत कर रहा हूँ, उनसे सीख कर अभी जो प्रेजेंटली फोर्ड इतनी फेमस कंपनी है उसको स्टैब्लिश किया था, और आज हम जानते हैं कि वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है। When someone asks me how I got better, I did lots and lots of mistakes. ठीक है, तो गलतियां करो, सीखो और इम्प्रूव करो। पहली मिस्टेक की बात करते हैं। पहली मिस्टेक ये है कि हम क्वेश्चन को पढ़ ही नहीं रहे हैं ढंग से। क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, आपका जो डायरेक्टिव वर्ड्स हैं क्वेश्चन के अंदर, जो की वर्ड्स हैं उसको नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो पेन जो है उसको लो। उसके बाद में ग्लोबलाइजेशन यहाँ आया। ठीक है, उसके बाद में इंडियन कास्ट सिस्टम है, इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया। ये हमको समझ में आता है कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन कास्ट सिस्टम। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, समझा कि हमारा जो जाति व्यवस्था है और वैश्वीकरण है उसको देकर कुछ सवाल बनाना है। अब यहाँ उत्तर जब लिखा गया तो ये बोला गया कि भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव। भैया जाति व्यवस्था की बात कर रहे हो, उत्तर में भारतीय समाज के बारे में लिख रहे हो, उसके बाद में से उसको ऐसे डब्बा बना के बड़ा बड़ा बता भी रहे हो कि भाई मैं ये गलत लिख रहा हूँ, और गलत लिखने के बाद भी मैं बता रहा हूँ कि भाई मैंने गलत लिखा है। ठीक है, तो ये चीज़ अवॉइड करनी है। सवाल पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, आंखों से पढ़ो, दिमाग से पढ़ो, भावनाओं से नहीं। ठीक है, डायरेक्टिव वर्ड्स को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सर्जन होकर आप कैंची को यूज़ करना नहीं भूल सकते। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं, इसका ही एक और एग्जांपल लेते हैं। ये क्वेश्चन था जिसके अंदर फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन इंडिया का था, उसका इवेंट पूछा था। ठीक है, तो इन्होंने अभिनव बिंद्रा जो शूटिंग था, अभिनव बिंद्रा सर का नाम लिख दिया, ईयर इन्होंने गलत लिख दिया। ठीक है, चलो इन्होंने बीजिंग चाइना के अंदर भी बता दिया, लेकिन जो क्वेश्चन की डिमांड थी वो इन्होंने एड्रेस नहीं की, तो 0.75 मार्क्स ही मिल पाए। क्वेश्चन में पूछा गया था इवेंट जिसे मेंशन किया जाना था मेंस 10 मीटर जो एयर राइफल इवेंट है उसके अंदर। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने पूछा था उसके अंदर था कि पैरालंपिक्स के बारे में पूछा था, इन्होंने ओलंपिक्स के बारे में लिख दिया। तो आप कितना भी अच्छा लिख कर आओगे, कुछ भी लिख कर आओगे, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स भी लिख कर आओगे, तो अगर आप क्वेश्चन में पूछा गया उसको एड्रेस नहीं कर रहे हो डिमांड को, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, कोई डाउट नहीं है। फिर अगली मिस्टेक की तरफ चलते हैं। 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, उसके अंदर हम ब्लफिंग कर रहे हैं, कुछ भी लिखे जा रखे हैं, अनर्गल बातें लिख रहे हो, कोई लेना देना नहीं है क्वेश्चन से, तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। सीधी सी बात है, ये बोल बच्चन करोगे बिना मतलब का, कोई मतलब नहीं है, टीचर खुद अनॉय होगा, आप खुद अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब भाई यहाँ पे आपने 1 या 1.5 मिनट लगाया कुछ भी लिखने में, तो इट्स बेटर ये 1-1.5 मिनट जो आगे का जो क्वेश्चन था 5 नंबर का या 10 नंबर का उसके अंदर यूज़ कर लेते, उसमें कोई अच्छा डायग्राम बना लेते, उसको कोई टेबल वगैरह बना के यूज़ कर सकते थे। फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट और होता है कि आपकी जो साइकोलॉजी होती है उस पर भी एक नेगेटिव नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि भाई मुझे तो ये सवाल आया ही नहीं, अब मेरे आगे के क्वेश्चन कैसे जाएंगे। आगे 5 मार्क जो 5 नंबर का सवाल है उसके अंदर मुझे आती हुई चीज़ें होंगी, तो भी अभी वाली जो मेरा फेज चल रहा है, जो मेरा माइंडसेट चेंज हो चुका है, उसमें भी असर पड़ेगा। हो सकता है उसके अंदर सारे पॉइंट्स मुझे याद ना आ पाए, हो सकता है मैं एक छोटा कोई डायग्राम बना सकती थी, उसके बारे में मेरा दिमाग ना चले। तो इट्स बेटर कि आता है टू द पॉइंट तो लिखो, नहीं तो इसे अवॉइड कर दो। जैसे अपन एक और एग्जांपल लिख सकते हैं इसके अंदर कि अगर टेम्परेट ग्रासलैंड्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि टेम्परेट ग्रासलैंड क्या होते हैं, उपोष्णकटिबंधीय जो आपके घास के मैदान होते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में लिखना है, तो आप लिखो वहाँ की मिट्टी कैसी है, सॉइल कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, जलवायु कैसी है। ठीक है, फिर वहाँ पर किस तरह की घासें जो घास हैं पाई जाती हैं, कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल दे दिए, जैसे स्टेपीज दे दिया, पंपास दे दिया, या फिर वेल्ड्स दे दिया, डाउन्स दे दिया, इनके साथ में कहाँ कहाँ पे पाई जाते हैं वो जगह बता दी। हो सके, चलो 2 मार्क का है तो मैप इतना नहीं बन पाएगा, तो ये थोड़ी सी नाम लिखकर भी, जैसे आपका वेल्स है साउथ अफ्रीका के अंदर है, डाउन्स है आपका न्यूजीलैंड के अंदर है, ये वाली चीज़ें आपने लिख दी तो एक इफेक्टिव आंसर बन सकता है। तो ये चीज़ हमें करनी है। मिस्टेक नंबर 2 का ही हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे बहुत अच्छा दिया इन्होंने पॉलिटिकल करप्शन की, जो पूछा था डिफाइन पॉलिटिकल करप्शन। ठीक है, जो HDFC अप्रोच है, हिट द बुल्स आई, डोंट ब्लफ, फैक्ट दे दो, डेटा दे दो और काउंट द पॉइंट्स। ठीक है, तो इस अप्रोच को पूरा अच्छे तरीके से अगर यूज किया गया तो इस आंसर को अपन देख सकते हैं। इन्होंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का रेफरेंस देते हुए इसको डिफाइन किया, प्लस साथ में लास्ट में इन्होंने इंडिया रैंक्ड 80 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, यानी कि आपको एक फैक्ट भी इन्होंने प्रोवाइड कर दिया। प्लस आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 3 पॉइंट्स इन्होंने एड्रेस कर दिए। ठीक है, तो एक अच्छा इफेक्टिव आंसर दिखता है, बनता है, और 1.5 नंबर इनको दिए गए हैं। ठीक है,
थर्ड मिस्टेक की बात करते हैं तो भाई क्या होता है, 5 नंबर का सवाल आता है, 10 नंबर का सवाल आता है, वो क्या खुली खुली जगह दिखती है और हमारे अंदर से एक जो पैराग्राफ सिंह जो होता है हमारी पर्सनैलिटी के अंदर, वो बाहर आ जाता है। हम लोग क्या है कि स्कूल के अंदर हम लोगों को पैराग्राफ लिखना ही सिखाया गया है, ठीक है, लंबा लंबा बड़ा बड़ा लिख दो, चलो स्कूल में नहीं सिखाया गया है तो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसके अंदर क्या होता है, पेपर भरे आना है। तो यहाँ पर सिर्फ पेपर भरे आना ज़रूरी नहीं है, पेपर को इफेक्टिवली भर के आना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपके अंदर जो पैराग्राफ सिंह है उसको सप्रेस करके रखना, ओल्ड स्कूलिंग नहीं है, पॉइंट्स पॉइंट्स है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो कोई नॉवल पढ़ने नहीं बैठा है, उनको यहाँ बिठाया गया है आपकी कॉपी का इवैल्यूएशन करने के लिए। उनको टाइम बाउंड जो होता है वो होता है उनके पास कि भाई आपको इतना टारगेट दिया जाता है कि ऐसा नहीं है कि आप लेकर बैठ गए, ठीक है। द एग्जामिनर जो इवैल्यूएटर है दैट ही इज नॉट रीडिंग एनी रोमांटिक नॉवल, ठीक है, उनको क्लैरिटी चाहिए, एक स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, एक आंसर के अंदर इम्पैक्ट होना चाहिए, ठीक है, प्रभावी होना चाहिए आपका आंसर। तो अब आप खुद देखो अगर इस आंसर को, चलो ठीक है इन्होंने थोड़ी अंडरलाइनिंग कर रखी है, लेकिन क्या मज़ा आ रहा है क्या? अब 10 नंबर के सवाल के अंदर से आपको 3 मार्क्स मिल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। अच्छी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को पॉइंट्स में लिखते हैं, जैसा अभी अपन आगे देखेंगे, तो एग्जामिनर के लिए ईजी हो जाता है उसको पढ़ना देखना। अब पता है क्या, वो सारे हैं यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स वगैरह, ठीक है, उनको ऑलरेडी चश्मा चढ़ रखा है। अब टैबलेट्स पे उनसे कॉपी चेक करवाई जाती है, तो ऑलरेडी जो आईज हैं, आंखों पर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वैसे ही पड़ता है, तो आप इस तरह से हौच पौच सा लिखते हो तो और ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर पड़ जाता है। तो उनको थोड़ा सा रिलैक्स करवाओ, थोड़ा सा सर थोड़ा आप चिल करो, आपने बाकी कॉपीज के अंदर देख लिया पैराग्राफ के अंदर, मैं आपको पॉइंट्स के अंदर बता देती हूँ ये चीज़ें हैं जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है और ये चीज़ें हैं जो मुझे आती हैं, ठीक है। बॉक्स बना के साधन साध्य के बारे में बता दिया, ये थोड़ी सी अलग फॉर्मेटिंग कर दी, लास्ट में इन्होंने कंक्लूजन लिख दिया। अब क्या हुआ, एक पैराग्राफ में, जैसे पहले वाला अपन ने देखा, एक पैराग्राफ में लिखा, एक बार में उनको नंबर दे दिया गया। यहाँ पर इन्होंने अलग अलग पार्ट्स में बांट कर लिखा, तो उनको अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग नंबर मिले, ठीक है, और इनको 5.5 नंबर मिल गए। सिमिलर टाइप का आंसर है, लेकिन स्ट्रक्चरिंग जो थी पैराग्राफ को तोड़ते ही उनको 5.5 नंबर मिल गए, ठीक है। तो ये आगे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। महात्मा गांधी जी वाला जो क्वेश्चन है साधन साध्य की, इसमें भी इन्होंने अलग अलग जैसे पॉइंट्स बनाकर लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर एक थोड़ा सा जो टेबल टाइप है वो स्ट्रक्चर कर दिया, एक फ्लो चार्ट के रूप में बता दिया। तो एग्जामिनर इज एन आर एम डी हा है था थी होगा ऐसे वैसे ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको कीवर्ड्स चाहिए, आपने कीवर्ड्स उनको डिलीवर कर दिए, उन्होंने आपको मार्क्स दे दिए, 5 मार्क्स मिल गए, बात खत्म, ठीक है। तो हमें पैराग्राफ सिंह को सप्रेस करके रखना है, पॉइंट्स में आंसर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट सेम इसके अंदर देख लेते हैं। अब जैसे लीडरशिप स्टाइल्स की बात करी, सीधा सीधा ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेसाजेस फेयर, कितना सुंदर बना दिया, ठीक है, फ्लो चार्ट बना दिया, आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब अगर मैं कॉपी चेक कर रही हूँ, आप खुद अगर देखोगे कि अगर इस तरह की कॉपी आपके सामने आती है तो मतलब मन करता है कि हाँ बच्चे ने मेहनत की है, इसको नंबर दे दो, आप दे दोगे 3.5 नंबर 5 में से, ठीक है। तो ये जो आधा आधा नंबर होता है, 0.25 नंबर होता है, वो ही ऐड ऑन करके आपके रैंक को डिसाइड करता है। फिर ये जो मोटिवेशन थ्योरी एक्स एंड वाई है उसका जब हमने कंपैरिजन की बात करते हैं, डिफरेंस की बात की, तो इसके बारे में ये देख लो, कीवर्ड्स हमने देख लिए हैं, ठीक है, हमने प्रॉपर उसको डिमार्केट करके बता दिया, पॉइंट वाइज लिख दिया, पैराग्राफ में लिख भी सकते थे लेकिन उसको अवॉइड किया तो उसमें नंबर भी अच्छे आएंगे। सिमिलर वे में हमने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में जो डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन है उसको देखा, आपने जो बेसिस है किस आधार पर आप इनके अंदर जो अंतर है वो बता रहे हो, प्लस आपने एक पार्ट इधर एड्रेस कर दिया, दूसरा पार्ट इधर एड्रेस कर दिया, फिर आपने जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन भी किया है, आपने स्ट्रक्चरिंग भी अच्छे से की है, तो आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे, दूसरों से अच्छे नंबर आएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या होता है कि हमको 800 में से 800 नहीं लेकर आने, ठीक है, जो मेंस हैं आपके चारों पेपर हैं, हमको जो दूसरे बच्चे कर रहे हैं, दूसरे कैंडिडेट्स कर रहे हैं, उनसे थोड़ा सा बेहतर करके उनसे बेहतर नंबर लेकर आने, ताकि जो सिलेक्शन है, जो लिस्ट है फाइनल जो आएगी उसके अंदर हम अपर एंड पर रहें या फिर टॉप एंड पर रहें, ठीक है।
नेक्स्ट मिस्टेक की बात करते हैं, 4th नंबर मिस्टेक, प्रिस्क्राइब जो मार्जिन हैं उसके बाहर लिखते हैं। टेस्ट कॉपीज के अंदर बहुत देखा हमने, आपको आरपीएससी आप जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसमें क्लियर लिख रखा है कि भैया आपको जाना नहीं है लाइंस के बाहर, तो भी आप क्यों जा रहे हो। अब पता है नुकसान क्या होता है, हमारा एक एक अभी जो ट्रेंड चल रहा है कि एक एक क्वेश्चन जो है ना वो अलग से स्कैन हो रहा है। ठीक है, आप आराम से जब कॉपी आपको मिलेगी ना, आप देखना उसके अंदर आपको मतलब मार्क्स जो होते हैं यहाँ पर अलग अलग मार्क्स बने हुए हैं। तो जब आपका क्वेश्चन यहाँ से कट जाएगा, सिर्फ इतना ही आपके एग्जामिनर के पास पहुंचेगा, तो आप क्यों इस एरिया के अंदर जा रहे हो, क्यों अपनी लक्ष्मण रेखा को पार कर रहे हो। ना तो वो स्कैन होके जा रहा है एग्जामिनर के पास, इवेल्युएटर के पास में, ना आपके काम आ रहा है। ठीक है, मन में एक मन बोलते हैं ना संतोष लेकर आ गए हो आप कि भाई मैं तो बहुत अच्छा लिखा है, आप लिख के कहाँ आया, बाउंड्री के बाहर। तो इट्स बेटर कि नहीं किया जाए। क्रिकेट के अंदर अगर आपने कैच पकड़ा है, बहुत अच्छा कैच पकड़ा है, लेकिन आप बाउंड्री लाइन के बाहर हो, तो आप आउट नहीं माना जाएगा आपका जो बैट्समैन होगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करना। तो इट्स लाइक कि कुछ बच्चे समझते ही नहीं है कि भाई मार्जिन होता क्या है। तो ये आपकी लिमिट्स हैं, आपको वहाँ पर रुकना पड़ेगा। और ये कब आएगी आपकी प्रैक्टिस, जब आप आंसर राइटिंग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मिस्टेक की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट मिस्टेक के अंदर हम अमूमन देखते हैं कि क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उनको हम एक बार में पढ़ लिया, एक पार्ट समझ में आ गया, चलो ठीक है, इतना पढ़ा इतना लिखा, बाकी का छोड़े आए। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन के 3 भाग थे, मेरे किसी स्टूडेंट से मैंने बात की थी, उन्होंने बोला था कि एक भूल गया, एक गलत समझ गया, दूसरा था वो छोड़े आया। ठीक है, तो इट्स बेटर कि ऐसा ना किया जाए। कंप्लीटनेस जो होती है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसका होलिस्टिक अप्रोच होती है, वो यहाँ पर दिखती है, दिखनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल राजस्थान का एक क्वेश्चन बनता है कि जो आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी के संदर्भ में राजस्थान की अवस्थिति क्या है, और ये भारत का जो क्लाइमेट है, भारत के जलवायु को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, तो आपको उसके अंदर प्रॉपरली मेंशन करके आना पड़ेगा कि भाई हमारी राजस्थान की जो अवस्थिति है। ठीक है, राजस्थान का मैप बनाया। ठीक है, राजस्थान का मैप बनाया, यहाँ पे आपने लिखा नॉर्थ लैटिट जो लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स हैं, उसके बारे में बताया। फिर आपको एड्रेस करना चाहिए कि यहाँ पे जो उच्च तापमान हो जाता है, कम दाब हो जाता है, उसके कारण मानसून आता है। ठीक है, और जो मेडिटेरेनियन जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके बारे में भी अपन को यहाँ पे बताना, वो सेकंड पार्ट हो जाएगा। तो क्या होता है कि हम ये तो क्या है कि डायमेंशन ये बता दिए। जब क्वेश्चन क्या था कि पृथ्वी के संदर्भ में आप राजस्थान की अवस्थिति बताओ, तो पृथ्वी के संदर्भ में जब अपन बताते हैं कि इक्वेटर जो है आपका भूमध्य रेखा है उसके ईस्ट में, यानी कि पूर्वी उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, तो ये आपको बताना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन जब एड्रेस करते हो उसके पार्ट्स जो है उसको समझते हुए एड्रेस करना, आंसर देना ज़रूरी हो जाता है। जैसे ये आंसर बहुत अच्छा लगता है कि इन्होंने पूछा कि राजस्थान के जनजातीय समुदाय की प्रमुख जो 5 समस्याएं हैं उनको लिखो। ठीक है, इन्होंने सारे डायमेंशंस कवर किए। होलिस्टिक अप्रोच एक एडमिनिस्ट्रेटर की क्या होती है वो इन्होंने बताई। इन्होंने सोसाइटल प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स है, और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स है, अलॉन्ग विद एक छोटा सा कंक्लूजन। ठीक है, तो ये जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको सारे एस्पेक्ट्स जो होते हैं, सारे डायमेंशंस जो होते हैं उनको समझना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ चलते हैं। हम प्री का एग्जाम देकर आ जाते हैं तो हम सोचते हैं प्री हो गया, मेंस अलग से देंगे। मेंस हो जाता है तो सोचते हैं मेंस हो गया, इंटरव्यू अलग से देंगे। नहीं, प्री, मेंस और इंटरव्यू इनकी तैयारी इंटीग्रेटेड ही चलेगी। प्री के फैक्ट्स, प्री का डेटा, प्री की नॉलेज आपको मेंस में लिख कर आनी पड़ेगी। ठीक है, वहां पर बोलते हैं ना धर धर के, भर भर के लिख कर आओ। ठीक है, यही नॉलेज जब आपके पास होगी तब इंटरव्यू के अंदर आप इफेक्टिवली अपना जो पॉइंट्स, जो आपका जो स्टेटमेंट होगा उसको बोलते हैं ना बैकअप दे पाओगे कि सर मैं ये ऐसे ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि भारत एक महान राष्ट्र है। ठीक है, भारत एक महान राष्ट्र है, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, आपने बोल दिया। अब इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री क्यों है भैया, हम वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। ठीक है, मान लिया। ठीक है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज,
एरिया वाइज। उसके बाद में हम बता रहे हैं कि हम 5th इकोनॉमी बन चुके हैं एंड वी आर टारगेटिंग टू बिकम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। ठीक है, हम ग्लोबल साउथ जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस हम जो नॉर्थ है, ग्लोबल नॉर्थ है, उसके अंदर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसा कि एविडेंट होता है प्रेजेंट में जो भी पॉलिसीज़ वगैरह बनती हैं या फिर IMF वगैरह का जो डिसीजंस होते हैं या वर्ल्ड बैंक के डिसीजंस होते हैं, हम ब्रिक्स की बात कर सकते हैं। ठीक है, हम आसियान की बात कर सकते हैं, वी आर कमिंग एज ए लीडिंग कंट्री। तो ये जो डेटा है इससे आप बैकअप करोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ मेरी प्री की नॉलेज हमारे मेंस के अंदर इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, सिर्फ जो बोलते हैं ना बोल बच्चन वाली बातें मज़ा नहीं आता। अब जैसे वुमेन रिलेटेड कोई चीज़ हो गई, कोई SDG, प्री के अंदर SDG पढ़े थे, ठीक है 17, क्लीन एनर्जी की बात करी, ठीक है, तो आप SDG 7 लिख के आओ ना। पॉवर्टी की बात करी SDG लिख कर आओ, हंगर की बात करी SDG लिख कर आओ, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी SDG लिख कर आओ, SDG 11 वगैरह जो भी है। ठीक है, तो वो प्री की इन्फॉर्मेशन है, मेंस के आंसर के अंदर एज वैल्यू एडिशन काम करती है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, देयर इज अ व्यू पॉइंट दैट फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया इज इन डायलेमा दैट इज बिटवीन जॉइनिंग द डेवलप्ड नॉर्थ एंड लीडिंग डेवलपिंग साउथ, एनालाइज द व्यू पॉइंट विद प्लॉजिबल आर्ग्यूमेंट्स। एक दृष्टिकोण है कि भारतीय विदेश नीति दुविधा में है, यथा भारत विकसित उत्तर से जुड़े या दक्षिण के विकासशील देशों से का नेतृत्व करे। उपयुक्त जो कथन है उसका विश्लेषण जो करना है अपन को समुचित तर्कों के साथ करना है। ठीक है, अब तर्क कैसे दोगे? तर्क दोगे तो उसके लिए आपको डेटा चाहिए, फैक्ट्स चाहिए। क्वाड डाला, ठीक है, ये अपने ISA का डाला, क्लीन एनर्जी का डाला, ठीक है, ये SDG का डाल दिया, ठीक है, हम इंटेंडेड जो हमारे गोल्स थे, ठीक है, उसके बारे में हमने बताया। ठीक है, जो हमारी नाम हमारी आइडियोलॉजी है उसके बारे में बताया, रैंकिंग्स हमने बता दी हैं। ठीक है, फिर हम डाल सकते हैं कुछ पर्सनालिटीज़ की बात या कुछ कोट्स वगैरह है जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उनको। ठीक है, तो एक इफेक्टिव आंसर राइटिंग जो होती है जिसके अंदर फैक्ट्स ज़रूरी होते हैं। हम जब 2 मार्कर के अंदर बात करें कि भैया फैक्ट तो डालो HDFC अप्रोच के अंदर, तो 5 मार्कर और 10 मार्कर जो भी क्वेश्चन होता है उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आप स्कीम्स लेकर आओ। विमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है, महिलाओं से रिलेटेड कितनी स्कीम्स है। जब विमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है तो स्टार्ट कहाँ से होता है? PCPNDT एक्ट से। ठीक है, जब गर्भधारण होता है, ठीक है, वहां से उस भ्रूण का, अगर वो कन्या भ्रूण है तो वहां से उसको अधिकार मिलना शुरू हो गया, वो सारी चीजें। फिर यहाँ तक लेकर आओ मातृशक्ति वंदन योजना तक लेकर आ जाओ। ठीक है, या फिर जो आपकी लाडो प्रोत्साहन योजना है वहां तक लेकर जाओ। फिर कमिटीज के बारे में बताओ, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बारे में बताओ। इतने सारे जजमेंट्स हैं, कोई भी टॉपिक आता है, जजमेंट याद किया, प्री में क्या पढ़ा था, मेंस में लिखना है। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट आपकी पर्सनालिटीज हो जाती है। फिर आप जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे इथिक्स वगैरह के अंदर एग्जाम्पल्स बहुत सारे सर ने आपको समझाए हैं, उनके बारे में बात करो। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशंस वाला जो बनता है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस हो गई। ठीक है, या जो आपकी पॉलिटी है, पॉलिटी के अंदर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर आपकी रैंकिंग्स हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, ठीक है, उसका डेटा आ गया। ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स का डेटा आ गया, HDI का डेटा आ गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिख के आओ। फिर सबसे खूबसूरत चीज़, आर्टिकल्स, भर भर के आर्टिकल्स पढ़े हैं आप। कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके साथ में आर्टिकल लगाओ उससे रिलेटेड, कहीं भी बहुत मतलब बहुत ही इंप्रेसिव आपका जो है आंसर बन जाता है। ठीक है, तो हमारी प्री की नॉलेज है, प्री की नॉलेज को भेड़ा करके बुढ़ापा के लिए नहीं लेकर जाना है। प्री की नॉलेज को इकट्ठा करके मेंस में हमको बता के आना है कि हम ये सारी चीजें हैं जो पढ़ते आए हैं। ठीक है, मिस्टेक नंबर 6, लिटिल और नो यूज ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, सिर्फ बातें, बोल बच्चन का कोई यही इसी मिस्टेक की अपन बात करें, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे चिरंजीवी बीमा योजना था। ठीक है, आप इसके अंदर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा डालो। हम हेल्थ पैरामीटर्स पे इम्प्रूव किया है राजस्थान ने। अब कैसे इम्प्रूव किया है? हमारा जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है वो अब ऑलमोस्ट हम 96% पर चले गए हैं। ठीक है, हमारा जो TFR है वो भी 2 के पास आ गया है। और जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, सेक्स रेशियो है, उसमें हमने कैसे इम्प्रूव किया, उसमें इम्प्रूव करने के साथ में डालो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। ठीक है, तो ये चीज़ है इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है,
अब क्या होता है कि आपका आंसर जो है ना वो फैक्चुअल फैमिन का शिकार है। आप सीधी सिंपल सी ब्लैंड सी खिचड़ी किसी को परोस दो, ठीक है, तो भाई इतनी सारी शॉपिंग क्यों की थी? मतलब ये जो कार्ट आप भर के लेके आए हो ना प्री के फैक्ट्स के साथ, ठीक है, तो उस कार्ट का यूज़ करो, उसके अंदर से कुछ अच्छा अच्छा चीज़ निकालो, इस खिचड़ी के अंदर डालो, ठीक है, थोड़ी सी डेकोरेटिव, थोड़ी सी टेस्टी बनाओ, परोसो, ताकि जो इवेल्युएटर है उसको लगे कि हाँ भाई इसको पढ़ने में मैंने 1 मिनट लगाया, इस सवाल जो जवाब है उसको पढ़ने में, तो थोड़ा मज़ा आया, तो मार्क्स तो दूं। तो उसके कारण क्या, अब एक सूखी सादी सी खिचड़ी खाए और इस तरह की एक पॉरेज बना के खाए तो थोड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है। फिर मिस्टेक नंबर 7 के अपन चलते हैं। मिस्टेक नंबर 7, एक देखो चीज़ बताओ, कंट्रास्ट जो होता है कलर्स का और एक मोनोक्रोम होता है, ठीक है, आप कितनी बोलते हैं ना, फोटो अगर लेते हैं कैमरा के अंदर, ठीक है, सारी मोनोक्रोम फोटोज होंगी तो आपको कैसा लगेगा? ठीक है, तो इससे बेटर है कि हम थोड़ा सा वैरायटी लेकर आए, वेरिएशन लेकर आए। पहले तो क्या होता था कि भाई फिजिकल फॉर्म में कॉपी चेक होनी थी तो आपने कलर यूज कर लिया या अलग कलर यूज कर लिया। अब क्या, एक सारी स्कैन होके जाएगी, सारी ब्लैक कॉपी होके जाएगी, तो अब अलग क्या करें? अब कॉन्ट्रास्ट कैसे लेके आए? अंडरलाइनिंग कर दो, ठीक है, अंडरलाइनिंग कर दिया, बॉक्स बना दिया। अब हमारे क्या रहता है, मैंने तो लिख दिया, इवेल्युएटर की जचे वो समझे, जैसे नंबर देने हैं वैसे दे दें, ठीक है। अब फिर इसके अंदर इरिटेशन होता है एग्जामिनर को, इवेल्युएटर को। अब इरिटेशन होगा कि मैं अब इसकी इतने बड़े पैराग्राफ के अंदर से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ढूंढूं, मेरी गरज है? नहीं भाई स्टूडेंट, आप एस्पायरेंट की गरज है, मेरे आंसर के अंदर जो कीवर्ड है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो एग्जामिनर को दिखे, उसकी तरफ उसका ध्यान जाए। बोलते हैं ना, हम हाथ पकड़ के बोलेंगे सर यहाँ नंबर दो, तो आपको हाथ पकड़ने का, खींचने का ये तरीका रहता है कि आप उसको बॉक्स में कर दें, ठीक है। हमको गरज है ना कि नंबर चाहिए हमको, ठीक है। फिर क्या होता है कि एक चीज़ है, गलत चीज को, जो फालतू की चीज है उसको कभी हाईलाइट नहीं करे। जैसे अभी पहले वाले क्वेश्चन के अंदर देखा आपने, हेडिंग ही गलत लिख दी, उसके ऊपर से आप उसको बॉक्स बना रहे हो, तो ये और ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देकर जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ चलते हैं। हम इंट्रो कंक्लूजन की बात करते हैं कि देना चाहिए एक, बोलता है ना, वेलकमिंग सा इंट्रो होना चाहिए। जैसे किसी के घर में एंटर करते हैं, ठीक है, तो पाथवे पे वो वेलकम लिखा हुआ, अच्छे पौधे वौधे लगे हुए होते हैं, तो बड़ा मतलब मन करता है कि हाँ चलो यहाँ चलते हैं। लेकिन इतना लंबा आपका इंट्रो हो जाता है कि आप भूल ही जाते हो कि आप घर में किसके जा रहे हो। मतलब कि एग्जामिनर को पता ही नहीं चलता है कि इंट्रो कहाँ खत्म हो रहा है, आपका क्वेश्चन का आंसर मुद्दा कहाँ से शुरू हो रहा है, तो एग्जामिनर को कंफ्यूज कर रहे हो। प्लस आप अपना जो स्पेस है, आपको कितनी 16 से 17 लाइनें मिलेंगी, ठीक है। 16 से 17 लाइनों में 5 लाइनें आपने इंट्रो के लिए अंदर लिख दी, 3 लाइनें आपने कंक्लूजन के अंदर लिख दी, 8 लाइन वैसे ही खत्म हो गई, पीछे बचे 7 लाइन आपके पास, ठीक है। तो ये चीज आपको अवॉइड करनी है। टू द पॉइंट फैक्ट है, कोई आयरनी है, जो भी चीजें सर ने बताई है उससे क्वेश्चन से रिलेटेड आपको याद आ रहा है, लिखो 2 लाइन के अंदर, खत्म करो। मुद्दा जो है मेन, आपको मार्क्स मिलेंगे जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ठीक है। फिर जैसे इसके अंदर अपन देख सकते हैं, जो फॉरेन पॉलिसी वाला क्वेश्चन था ना, उसके अंदर हम अच्छा इंट्रो कैसे लिख सकते हैं। अब आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि हम एक डेवलप्ड नॉर्थ क्या होता है ये बता दिया एक लाइन के अंदर, डेवलपिंग साउथ क्या है वो हमने बता दिया, तो ये एक अच्छा इंट्रो हो जाता है। प्लस छोटी सी स्पेस यूज होगी, लेकिन इवेलुएटर को हम एक मैसेज दे देंगे कि सर आप जो क्वेश्चन पूछना चाहते हो ना, उसका जो बेस है वो मुझे पता है, ठीक है। फिर हम ये भी लिख सकते हैं, जो हमारा डायलेमा है वो कहाँ से शुरू हुआ था, 1991 का जो एरा है, जहाँ से हमने पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो शुरू हुआ था, वहाँ से हमारी जो है गफलत शुरू हुई थी। कैसे? द डेवलप्ड नॉर्थ एंड द डेवलपिंग साउथ डायलेमा इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी emerged prominently in the post 1991 era following India's economic liberalization। प्लस इसके अंदर एक चीज़ और है, 1991 के अंदर ऐसी कौन सी पर्सनालिटी थी जो रिस्पॉन्सिबल थे इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए, ठीक है, तो हम नरसिम्हा राव सर का जो है एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। तो ये लेंदी नहीं देना है, इंट्रो और कंक्लूजन है, मैक्सिमम 2 to 3 लाइंस में देना है, ठीक है। इंट्रो भी, कंक्लूजन भी, और जो आपकी बॉडी है उसको बाकी के जो आपके 13 to 15 लाइंस है उसके लिए यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट मिस्टेक की बात करते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 9। अब देखो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, हम आजकल जो कार्ड वाली जो बुक्स आती हैं, ठीक है, तो वो
क्या चीज़ है वो नहीं समझता, लेकिन वो फोटो देखकर उसको याद होने लग जाता है, वो पहचानने लग जाता है, उससे रिलेट करने लग जाता है। ठीक है, तो पिक्टोग्राफिक मेमोरी जो होती है, पिक्टोग्राफिक इंप्रेशन जिसको अपन बोलते हैं, वो बहुत इफेक्टिव होता है। तो इस चीज़ का हमें अपने इफेक्टिव आंसर राइटिंग के अंदर यूज करना चाहिए, हम वो करते नहीं है। ठीक है, आप स्पेसिफिक या जनरल जो भी डायग्राम सर ने बताए थे वो जो GCC थंब अप्रोच है, ठीक है, वो आप नहीं लगा रहे हो, सिर्फ आप लिखे जा रहे हो लिखे जा रहे हो, तो इट्स बेटर कि थोड़ी सी जगह जुगाड़ लो आंसर के अंदर, एक छोटा सा डायग्राम बना दो। क्या बना सकते हैं अपन, आपने ग्राफ बना दी, क्रोनोलॉजी बना दी, कोई साइकिल बना दिया, जैसे कुचक्र दुष्चक्र बना दिया, विशियस साइकिल या वर्चुअस साइकिल बना दिया, टेबल बना दिया, आपने हायरार्की बना दी, वेन डायग्राम बना दिया, मैप बना दिया, ठीक है, या फिर कोई बैलेंस बना दिया, जैसे कि सर ने आपको सिखाया था। अब ये क्या होता है कि हम एक्सक्यूज़ लगाते हैं कि मैडम थर्ड क्लास में भी जब ड्राइंग की क्लासेस होती थी ना, तब मैं तो तब भी फेल होता था, तो हमें मोरधज, निहाल चंद या पिकासो नहीं बनना है, हमें मोनालिसा या फिर बनी ठनी नहीं बनानी है। एक नॉर्मल से लाइन डायग्राम बनाकर भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन रेलेवेंट होना चाहिए, फालतू का डायग्राम नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अब इन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर दो मेजर ब्लंडर्स हैं, आप देखना। हमने क्वेश्चन पूछा था राजस्थान के GSVA के अंदर सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन कितना कितना है, ठीक है, सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन राजस्थान का GSV में, ठीक है। इन्होंने लिख दिया एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस इंडिया का, ठीक है। अब ये सिर्फ इतना सा लिखा है, इट्स बेटर कि आप ईयर मेंशन करके आओ ना, कौन सा 24 25, ठीक है। मुझे क्या पता, आपने तो लिखा नहीं है कब का है, 91 92 का होगा, मुझे क्या पता जब तक लिख कर नहीं दोगे, ठीक है। फिर एक पाई चार्ट बनाया जा सकता था, ठीक है। तो ये एक इफेक्टिव मतलब मैं उसको देख लेती, मुझे पता चल जाता है, इसके नीचे आपने ईयर लिख दिया होता, खत्म हो जाती बात। पहली बात तो इन्होंने क्वेश्चन आंसर ही गलत लिखा, उसके बाद में रिप्रेजेंटेशन भी उसका अच्छा नहीं किया था। अब कितना टाइम लगता है, अब जैसे ये देखो, इन्होंने शिवालिक जो हिमालय है, हिमालय पर्वतमाला, उसके बारे में जब सवाल आया तो उन्होंने एक ये बना दिया, ठीक है, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय या शिवालिक, खत्म बात। 3 सेकंड नहीं लगे लिखने में, हो गया। अब क्या होता है, आपने मैप बना दिया ना, उसके बाद में आपको जो रिटन पार्ट होता है, टेक्स्ट पार्ट होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता। अब आपने ये चीज़, जैसे आई का डायग्राम आया, ठीक है, ये चीज़ आपने बता दी, अब उसको आपको लिखकर नहीं समझाना है। यहाँ ये सबसे आगे ये प्यूपिल है, फिर आपको लेंस आएगा, फिर आपकी सिलियरी मसल्स होंगी, उसके बाद में पीछे जो है रेटिना होगा, और आपका जो ऑप्टिक नर्व्स होगी। लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जामिनर जो बायो का जो इवेल्युएट टीचर होगा वही आपकी कॉपीज इवेल्युएट करेगा। वो जैसे ही उन्होंने डायग्राम देखा, उनको पता चल जाएगा, हाँ भाई स्टूडेंट को पता है, उसको नंबर दे दो। फिर गुड गवर्नेंस के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में ये बता दिया, ये GSLV PSLV के बारे में। अब सीधा सा गया, 3 स्टेप्स है, इसके अंदर 4 स्टेप्स है, इसमें आपने क्रायोजेनिक बता दिया, सॉलिड लिक्विड बता दिया, इसमें चारों स्टेजेस बता दी, खत्म बात, ठीक है। जैसे ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का आ गया। इसी तरह से अगर वह कोस्टल प्लेन्स का आ जाए, ये आ जाए, ऐसे इसको कटाफटा होता है, इस तरह से बना दिया। क्या गया, एक ऐसी लाइन बनाई, एक ऐसी लाइन बनाई, 4 सेकंड मैक्सिमम। लेकिन ये जो 4 सेकंड है, इसके कारण आपका जो आंसर है वो बहुत इफेक्टिव हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई आलोचनात्मक क्वेश्चन आए ना, जिसके अंदर आपको आलोचना करनी होती है, तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें लिखनी होती है। कम जगह है तो आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, टेबल का यूज कर लो ना, ठीक है। एक साइड पॉजिटिव्स लिख दिए, एक साइड नेगेटिव्स लिख दिए, उसके बाद में आपने यहाँ पर कंक्लूजन लिख दिया, ठीक है। आपका स्टैंड क्या है, तो एक जो है इम्प्रेशन जो होता है, प्रभाव जो होता है टीचर इवेलुएटर के ऊपर, वो पड़ता है कि हाँ स्टूडेंट को आता है। फॉर एग्जांपल, ये अपन ने हायरार्की देख ली, ठीक है, वर्ण व्यवस्था की हायरार्की देख ली, ठीक है, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में देख लिया, तो ये आपने बना दिया। उसके बाद में आपको रिटर्न में लिखने की जरूरत ही नहीं है, बहुत सिंपल सा छोटा सा कुछ लिख दिया। 3 फेजेस होती हैं, 1 2 3, खत्म बात, ठीक है। 3.5 नंबर मिले, RPSC की कॉपी है, ठीक है। नेक्स्ट मिस्टेक सॉरी इसी का ही है। अब जैसे साइंस वाला हो गया, ठीक है, एक चीज बताओ, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, साइंस हो गया, ये दो जो सब्जेक्ट है ना, इनके अंदर तो डायग्राम्स, आपकी जो इक्वेशंस हैं, रिएक्शंस हैं, ठीक है, ये तो लिखनी चाहिए। फोटोसिंथेसिस का आ गया, ये NCERT से लिया हुआ है, सीधा सीधा लिखो ना, क्यों नहीं लिखना है आपको, फोटोसिंथेसिस ये बता दिया, खत्म बात।
आपको लिखना ही नहीं पड़ेगा ना, 12 पानी के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मिलकर 1 जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाते हैं, प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिलीज। जरूरत ही नहीं बताने की, आपने सीधी सी इतनी बता दी फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये रॉकी का है, अब ठीक है इतना नहीं इफेक्टिव बन पाया, कोई बात नहीं, लेकिन एग्जामिनर को पता चल गया ना कि भाई हाँ आपको पता है वेस्ट साइड में है, नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन है, खत्म बात। ठीक है, अब सदा ये कितना सही बनाया है इन्होंने, जैसे प्रॉपर मैपिंग होती है उसके अंदर, यहाँ पर बना दिए जहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं भारत के अंदर, उसके बाद में इन्होंने इस तरह से मेंशन करके दे दिया जैसे टिपिकली मैप्स के अंदर होता है अलोंग विद द डायरेक्शंस। ठीक है, तो ये और ही इफेक्टिव हो जाता है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर 3 नंबर मिल ही गए इनको। ठीक है, नेक्स्ट अब हम जो साइकिल की बात करते हैं, जो गरीबी का दुष्चक्र हो गया या फिर जो विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी हो गया वो हो गया। अब इसी तरह से पढ़ाई का भी एक जो होता है वर्चुअस साइकिल जो होता है, सदचक्र होता है, वो क्या होता है, देखो अच्छी पढ़ाई होती है ना, ठीक है, अच्छे टेस्ट में नंबर आते हैं, अच्छे टेस्ट में नंबर आएंगे तो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, उसके बाद में फिर हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा तो आगे और अच्छी पढ़ाई होगी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मैंने ऐसे ही लिया, ये लिख कर मत आ जाना कहीं पर। ठीक है, कि जो चेन बनती है उसको अपन बता सकते हैं। रॉबर्ट कॉलियर सर ने कहा था सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। ठीक है, छोटे छोटे मैप्स बनाने की प्रैक्टिस करो, छोटे छोटे जो मिस्टेक्स हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करो, अच्छा आंसर अपने आप बनने लग जाएगा। नेक्स्ट मिस्टेक की बात करते हैं, 10 नंबर मिस्टेक। अब क्या है कि हमारा जो सिलेबस है ना इतना वास्ट है, हम भूल जाते हैं कि कौन सा सवाल कौन सा टॉपिक कहाँ से आया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल करप्शन है, करप्शन आपको सोशोलॉजी के अंदर भी मिल जाएगा, करप्शन आपको कहीं ना कहीं एथिक्स के अंदर भी मिल जाएगा, करप्शन आपको कहीं ना कहीं पॉलिटी के अंदर भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन सवाल पूछा कौन से पार्ट के अंदर गया है, उस हिसाब से आंसर देने का तरीका जो है वो बदल जाएगा, बदलना पड़ेगा, आपको स्विच करना पड़ेगा ना। अब एक बात बताओ, जो पेपर नंबर 1 है, ठीक है, उसमें 5 सब्जेक्ट्स आएंगे, पता है ना आपको, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट है, उसके अंदर 3 पार्ट। ठीक है, पेपर नंबर 2 है, उसके अंदर 3 सब्जेक्ट आएंगे, फिर सेम पेपर नंबर 3 है, उसके अंदर 5 सब्जेक्ट आएंगे, यानी कि वो जो 3 घंटे का टाइम है ना, उसमें आपको 5 बार अपने आप को शिफ्ट करना पड़ेगा, अपने आप को स्विच करना पड़ेगा। ठीक है, राजस्थान ज्योग्राफी इंडिया आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर कर रहे थे, उसके बाद में हमको SBL जो है SBA वाला जो पोर्शन है सोशोलॉजी और SME सोशोलॉजी मैनेजमेंट और अकाउंटिंग पे शिफ्ट होना है, तो यहाँ पर आपका एक आंसर लिखने की अप्रोच है वो चेंज हो जाएगी। सिमिलरली सेकंड पेपर के अंदर एथिक्स करते करते आपको साइंस का स्टूडेंट बनना पड़ेगा, साइंस सॉल्व करते करते आपको ज्योग्राफी का स्टूडेंट बनना पड़ेगा। सिमिलर वेज में आपको पॉलिटी IR का स्टूडेंट बनते बनते आपको लॉ का भी स्टूडेंट बनना पड़ेगा। तो यानी कि ये जो स्विचिंग है ना वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब आप अपने जो पेपर एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व कर रहे होते हो तब। अभी स्विचिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्विचिंग के साथ में आपका जो आंसर लिखने का तरीका है वो भी स्विच हो जाना चाहिए। जैसे मैं करप्शन की बात कर रही थी, ठीक है, अब जो करप्शन है, जब आप इथिक्स की बात कर रहे हो, ठीक है, आपको जब हम इथिक्स की बात करते हैं, इथिक्स के रिस्पेक्ट में करप्शन की बात करेंगे तो हमको बताना पड़ेगा डिओन्टोलॉजी के बारे में। ठीक है, हमें बताना पड़ेगा ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक के बारे में। ठीक है, हमें बताना पड़ेगा कर्म ही पूजा है। तो ये जो थॉट्स हैं, ये आइडियोलॉजीज हैं, ठीक है, ये जो विचार हैं, इनसे भटकाव हो जाता है, इसलिए इंसान करप्शन करता है। सोशियोलॉजी के अंदर जब करप्शन आता है तो हमें बताना पड़ेगा कि एक व्यक्ति के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, समाज के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, प्लस और कुछ जो इसके लीगल एस्पेक्ट्स हैं, जो पनिशमेंट वगैरह है या पिनल एक्शन है, उनके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, प्लस अगर पॉलिटी के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है तो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ARC जो है उसके बारे में फर्स्ट सेकंड का अपन को देना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है उसके बारे में अपन को बताना पड़ेगा, तो चेंज हो जाएगा। सोशियोलॉजी के अंदर जाकर आप इथिक्स वाले थिंकर्स के नाम लिख कर आओगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, आप ठीक है आर्टिकल 1-2 मेंशन कर सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन वाले प्रोविजंस हैं वो अपन कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, बट जो अप्रोच है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि अपन ने पहला वाला क्वेश्चन देखा था अर्जुनास पेनेंस के बारे में, अब वो क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट पेपर के अंदर, तो आप थर्ड पेपर में स्पोर्ट्स वाला आंसर उधर कैसे लिख सकते हो। ठीक है, तो दैट इज मतलब अपने आप को ही सोचना चाहिए ना कि भाई ये तो यहाँ आ ही नहीं सकता है। ठीक है,
जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट है, सेम स्ट्रेस मैनेजमेंट की अपन बात करते हैं, आपको बिहेवियर के अंदर भी आ जाता है प्लस आपका एथिक्स के अंदर भी आ जाता है, लेकिन आंसर राइटिंग जो है उसको अप्रोच करने का तरीका है वो अपना चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। बोल बच्चन चलता नहीं है, फैक्ट चलता है। जो कॉपी इवैल्यूएटर है ना उसको पता मतलब फील आनी चाहिए कि ये तो सोशियोलॉजी का ही बच्चा है, ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन चेक करते हुए मतलब फील आनी चाहिए ये ज्योग्राफी का ही बच्चा है। जो पॉलिटी का क्वेश्चन चेक कर रहा है तो पॉलिटी का एग्जामिनर उसको फील आनी चाहिए कि भैया ये तो पॉलिटी का ही बच्चा है। तो और खुद की जो अपनापन वाली फीलिंग आती है ना वो थोड़ी सी अच्छे नंबर लेकर देकर जाती है, ठीक है। तो अपनेपन वाली फीलिंग लाओगे कैसे आंसर के अंदर? सोशियोलॉजी के अंदर आप सोशियोलॉजिस्ट जो आपके थिंकर्स हैं उनके नाम लिखो, आपकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपने वर्ल्ड बैंक डाल दिया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की अपना डेफिनेशन है वो डाल दिए, ठीक है। आपने राइट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी एक्ट है 2016 वाला, वो एक्ट के बारे में डाल दिया, ठीक है। एल्डरली पीपल के बारे में डाल दिया तो भरण पोषण अधिनियम के बारे में डाल दिया, पॉश है तो पॉश के बारे में डाला, विशाखा गाइडलाइन का नाम डाला, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैनेजमेंट की बात की आपने, एग्जैक्ट थ्योरीज बता रहे हो, ठीक है, पाथ गोल बता रहे हो। अब जैसे इग्नू में दे रखा है, हमने नोट्स में भी दे रखा है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड बुक से ही उनके पास की जाएगी, वही चीज़ हमको याद करके वहाँ पर लिख कर आनी है, ठीक है। अकाउंट्स है, अकाउंटिंग लुका पेसियोली जो है उनकी डेफिनेशन है, नाम लिख कर जाओ, इम्पैक्ट पड़ेगा। स्पोर्ट्स योगा है, ठीक है, उसमें आपने पतंजलि है, योग सूत्र है, अष्टांग योग है, ठीक है। कृष्ण ने गीता में क्या कहा था वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्लस जो इंटरनेशनल योगा डे है इस बार की थीम क्या है, ये सारी चीज़ें लिखनी जो है जो इम्फेसाइज करते हैं अपन, उससे एक इफेक्टिव आंसर बन सकता है, ठीक है। बिहेवियर है, बिहेवियर में थ्योरीज लिखो। लॉ है, स्पेशल जो स्पेसिफिक सेक्शंस है उनको मेंशन करना है आपको, स्पेसिफिक डेफिनेशन जो एग्जैक्ट डेफिनेशंस है वो लिखनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सीधी सी बात है, मतलब लैंग्वेज एग्जैक्ट है, कौन से थिंकर ने, कौन से जो थिंकर है उन्होंने क्या आइडिया दिया था, उसकी रेलेवेंस क्या है, चेंजेस क्या हुए हैं। गुड गवर्नेंस की बात करें तो जो फैक्ट्स दे रखे हैं, जो प्रॉपर बता रखा है गवर्नमेंट डेटाज के अंदर, सीएसआर है, सीएसआर क्या होता है, एक्ट कौन सा है, क्या क्या प्रोविजंस हैं, प्लस एग्जांपल्स क्या हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट जाती है, ठीक है। एथिक्स के अंदर सीधी सी बात है, आपको थिंकर्स लाने हैं, उनके जो थॉट्स हैं, उनकी सेइंग्स हैं, उनके प्रिंसिपल्स हैं, उसको लिखना ही पड़ेगा, और वो नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी के अंदर हम जजमेंट्स लिखना है हमें, आर्टिकल्स तो याद होने चाहिए, ठीक है। फिर जैसे इकोनॉमिक्स की बात करी आपने, आपका फैमिली हेल्थ सर्वे आ गया, जीडीपी आ गया, इको सर्वे आ गया, ठीक है। इसके बारे में बात करी, इंटरनेशनल रिलेशंस और कोई भी चीज़ हुई उसमें एसडीजी की बात करी, या फिर कोई मेजर इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोई रैंकिंग्स वगैरह आ रही हैं तो उनकी बात करी, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना कि सब्जेक्ट कौन सा था वो हम भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन हर सब्जेक्ट का एक होता है ना टेस्ट होता है। आप मीठी लस्सी बनाओगे ना तो उसके अंदर चीनी ही डालनी पड़ेगी, लेकिन आपसे अगर नमकीन लस्सी की डिमांड की जाएगी तो आपको नमक डालना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं बोल सकते हो कि सर लस्सी ही तो है, मीठी हो या नमकीन है चला लो, ठीक है। तो ये अपन को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कहाँ हमें चीनी डालनी है, कहाँ हमें नमक का यूज़ करना है, ठीक है। हमारे खुद हर सब्जेक्ट की एक लैंग्वेज है, एक टोन होता है, एक फ्लो होता है, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। उनको हमें समझना चाहिए और इफेक्टिवली सही जगह पर उसका यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं मिस्टेक नंबर 11 के बारे में। मैं 3 घंटे दिए हैं, वो बोलते हैं ना दिन में 24 घंटे, हर किसी को 24 घंटे ही दिए हैं, कोई सोकर उसको वेस्ट कर देता है, कोई काम करता है और आगे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होता है। तो सेम वेज हर जो कैंडिडेट है जो मेंस लिख रहा है उसको 3 घंटे दिए जाएंगे एक पेपर के लिए। अब वो 3 घंटे सेम पेपर सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको स्मार्टली यूज करने हैं। स्मार्टली यूज कैसे करना है, ये जो स्टैंडर्ड टाइम है ना, हम लोगों ने एनालाइज करके देखा कि इतना इतना टाइम लगना चाहिए, खुद ने भी करके देखा है, प्लस जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी पूछ के देखा है कि 2 मार्कर जो क्वेश्चन है उसको 2 मिनट दे दो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। 5 मार्कर क्वेश्चन है, 4 मिनट्स के आसपास लगने चाहिए। पेपर 1 और 3 जो है ना उसके अंदर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसको 8 मिनट दे सकते हो, लेकिन पेपर 2 है उसमें 9 मिनट तक दे सकते हो। अब उसके अंदर इंपॉर्टेंट भी चीज़ होती है, जैसे साइंस है, ज्योग्राफी है, दोनों के अंदर आपको डायग्राम्स भी बनाने हैं, ठीक है। तो वहाँ पर थोड़ा सा अपन एक वो बोलते हैं ना हायर एंड पर थोड़ा सा टाइम लेकर चलते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा डायग्राम बनाने में उस हिसाब से। या फिर आप यूनिट वाइज अगर अप्रोच लेकर चलते हो तो आप देखो कि 1 घंटा एक यूनिट को अपन को डिवाइड करके देना है, ठीक है। अब क्या होता है, हर किसी का पेपर को अटेम्प्ट करने का अपना अलग तरीका होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नियॉन सर है, दीपिका मैम है और एस्पायरेंट 1 है।
नियॉन सर की अप्रोच रहती है कि मैं तो 5 नंबर वाले सॉरी जो 2 मार्कर है वो तो एक बार हाथ ही नहीं लगाऊंगा, ठीक है, एक बार सरसरी तौर पे पढ़ लूंगा, मैं तो सिर्फ 5 और 10 मार्क्स वाले हैं उनको अप्रोच करूंगा, ठीक है। मेरी ये अप्रोच रहती है कि मैं सेक्शन वाइज चलती हूँ, 1 घंटा देना है, ठीक है। तो 1 घंटे तक मैं फर्स्ट पार्ट पे रहूंगी, दूसरे घंटे में सेकंड पार्ट पे रहूंगी, तीसरे घंटे में तीसरे थर्ड पार्ट पे रहूंगी, ठीक है। मेरा इस तरह का टाइम मैनेजमेंट चलता है। एस्पायरेंट 1 है, उनको ये लगता है कि चलो ठीक है, मैं सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उनको जो सारे पार्ट्स हैं मैं एक बार उसको रीड कर लूंगा, फिर जो मुझे कन्वीनियंट लगेगा क्वेश्चन मैं पर क्वेश्चन के हिसाब से चलूंगा, यानी कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है 4 मिनट में कर दूंगा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है मैं 8 मिनट में कर दूंगा, और जो 2 मार्क्स वाले होंगे वो मैं उस हिसाब से देख लूंगा, ठीक है। तो ये आपकी अप्रोच अपने हिसाब से डेवलप होगी। और कई बार ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, टफ है, इजी है, उसके हिसाब से भी अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा एडमेंटली रिजिडली भी नहीं रहना है, लेकिन मोटा मोटी तौर पे याद रखना है कि हर क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, या फिर हर यूनिट जो है उसको कितना टाइम देना है, ठीक है। पेपर 4 के अंदर अलग ही स्ट्रैटेजी चलती है, स्वॉट एनालिसिस चलता है, ठीक है। आपकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्या हैं आपको पता है, ठीक है। मैं हिंदी के अंदर जो ग्रामर वाला पोर्शन है, व्याकरण वाला, ठीक है, वो उसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे ही पेपर उठाती हूँ मैं हिंदी व्याकरण पे जाती हूँ, मैं देखती भी नहीं हूँ कि आपने मुझे निबंध में क्या पूछा है, या फिर जो प्रारूप लेखन है उसमें क्या पूछा है, या इंग्लिश में क्या आ रहा है। सीधा सीधा मेरी स्ट्रेंथ है, मैंने मेरी स्ट्रेंथ को इनकैश कर लिया, उसके बाद में अपन देखेंगे आगे कहाँ जाना है। एटलीस्ट जो आ रहा है वो तो कब्जे में करें, ठीक है। तो पेपर 4 की जो है वो रह जाती है। अब क्या होता है कि टाइम जो है ना वो आपका बेस्ट फ्रेंड भी है पेपर के अंदर, और आपका एनिमी भी है। अगर आपने उसको सही से यूज कर लिया तो वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो जाएगा, और अगर आप उसको सही से यूज नहीं कर पाए तो टाइम जो है वो ही आपका जो सिलेक्शन है, जिसको कह सकते हैं आपका रिजल्ट है, उसको वहीं पे ही खा जाएगा, ठीक है। तो वही बात है कि एक सवाल के जवाब देने में इतनी डिटेलिंग कर दी कि बाकी के जो सवाल थे वो एग्जाम हॉल में ही रह गए। और वैसे सही बात भी है, पेपर भी आपको बाहर लाकर लाने नहीं दिया जाएगा, तो वो आपके एग्जाम हॉल में ही रह जाएंगे सवाल। इट्स बेटर कि वो सवाल जब आप दे रहे हो उनके आंसर हैं जो उनके साथ दिए जाएं। नेक्स्ट मिस्टेक की बात करते हैं अपन। यूजुअली क्या होता है कि बड़े क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कई बार कि हमें पता ही नहीं होता है, सुना ही नहीं है नाम क्या है, तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ के आ जाते हैं। छोड़ के मत आना, ठीक है, कुछ तो लिख के आना, कुछ तो लेकर ही पढ़ेंगे, वो वाली बात है, ठीक है। अब देखो अपना सिलेबस है ना, सिलेबस को याद रखो, ठीक है। पेपर के अंदर क्या क्या चीज़ें पॉइंट वाइज हैं, ज़्यादा बहुत बोलते हैं ना सिस्टमेटिकली नहीं ध्यान है, लेकिन सिलेबस अप्रोच जो होती है वो बेस्ट होती है अगर कुछ भी नहीं आ रहा है दिमाग के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल विमेन रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब वुमेन रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, हमने पेपर 1 के बारे में सोचा, हिस्ट्री वुमेन एम्पावरमेंट का कोई भी क्वेश्चन, हिस्ट्री के अंदर हमने गार्गी के बारे में, मैत्री के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में उनके बारे में लिख दिया, ठीक है। फिर हम इंडियन इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, उसके अंदर कुछ फीमेल्स ने कंट्रीब्यूशन दिया था, वो देख लिया। फिर हमने राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान की इंटीग्रेशन किया, जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो राजस्थान में किन किन महिलाओं ने योगदान दिया था, ठीक है। फिर साइंटिफिक डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन सी महिलाएं हैं, ठीक है। कोई इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की जब अपन बात करते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके नाम लिख दिए, ठीक है। फिर हमने बात कर ली पॉश एक्ट की बात कर ली, ठीक है, हमने डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर ली। यानी कि सारी चीज़ें जो सिलेबस के अंदर दे रखी हैं बस उनके बारे में सोचना है, एक एक पॉइंट बनाना है, कम से कम 10-12 पॉइंट्स अपने पास निकल कर आ जाएंगे। यानी कि सिलेबस को याद करते हुए सिलेबस अप्रोच अपना लो, कुछ तो लिख कर आओगे, कुछ नहीं से तो कुछ बेटर है, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड अप्रोचेस जो सर ने आपको बहुत अच्छे से बताई हैं, जैसे चीजी गैप है, जो सारे एंगल्स होते हैं, सारे जो सब्जेक्ट वाइज या फिर सेक्टर वाइज अप्रोच होती है वो देख सकते हैं। लाइफ साइकिल अप्रोच देख सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया था कि जो वुमेन राइट्स है उनको इंश्योर करने के लिए पीसीपीएनडीटी एक्ट से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो एज सुन एज आप जो जाइगोट है वो भ्रूण बनते हो, ठीक है, एम्ब्रियो सॉरी, वहाँ से आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी जाती है। स्टेक होल्डर्स अप्रोच हो जाती है, लेवल्स अप्रोच हो जाती है, ठीक है। फिर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म अप्रोच जो सर ने आपको अच्छे से बता रखी है, ठीक है, छोड़ के नहीं आना है। अब कॉमन सेंस वाला बात आती है, ठीक है, कुछ भी नहीं याद आ रहा,
कुछ भी नहीं रिलेट कर पा रहे, मैम ऐसा सवाल आ गया जिसका तो मतलब बोलते हैं हवा ही नहीं लग रही है, तो भी कुछ ना कुछ तो लिख कर आ सकते हो। कैसे लिख कर आ सकते हैं? अरे भाई इतने साल हो गए, इतने महीने हो गए, हम तैयारी कर रहे हैं, रेलिवेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर अपन ले सकते हैं, जैसे वो पहला वाला क्वेश्चन था जिसके अंदर कास्ट सिस्टम पर जो वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है, तो मैम मुझे याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, आपने कास्ट सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसकी विशेषताएं पढ़ रखी हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। 5 नंबर का सवाल है, सीधा सा पूछा है, जाति की क्या विशेषताएं? एक तो बंद जो है समूह होता है, ठीक है, क्लोज ग्रुप होता है, जो अंतर्विवाह होता है वो है एंडोगैमी होती है, और उसके बाद में क्या होता है, चलो खान पान पर रिस्ट्रिक्शन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इससे रिलेट, ज़्यादा नहीं, 4 चीज़ें याद आई, उससे रिलेट करके आप ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट देख लो। खान पान पे क्या इम्पैक्ट पड़ा भैया? आपके फूड चेन्स आ गए, आपके रेस्टोरेंट्स आ गए, पहले आप पानी तक नहीं पीते थे, आज आपको पता भी नहीं है खाना किसने बनाया है, कौन आपके घर तक डिलीवर करके गया, ठीक है। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आपको मिली जो ग्लोबलाइजेशन के कारण, ठीक है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिली आपको, अपना जो पार्टनर है वो चूज करने की स्वतंत्रता मिली, ठीक है। तो उसके कारण जो शादी वाली जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, है ना, अंतर्विवाही समूह जो होता है वो थोड़ा सा कम हुआ। प्लस जो कास्टिज्म की भावना है, वो रिजिडिटी थी कास्ट सिस्टम के अंदर, जातिवाद की भावना, तो क्योंकि हम सब लोग साथ रहकर काम करते हैं, पहले एक ही जाति के लोग एक ही प्रकार का काम करते थे, वो सारी चीजें हट गई, तो अब सब लोग एक साथ काम करते हैं, कौन सीनियर है, कौन सी जाति का सीनियर है, कौन सी जाति का जूनियर है, उन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, तो जो जातिवाद की भावना है वो भी कमजोर हुई है। तो ये सारी चीज़ों को लिखकर हम कॉमन सेंस के आधार पर बना सकते थे। ये देख लिया, मतलब वो एग्जामिनर यही सोच रहा है कि भैया खाली पेपर पे तो क्या ही वो नंबर देगा, तो कुछ तो लिख देते तो एक आधा नंबर तो दे देते। तो अगर जैसे वो जाति वाला हम छोड़ देते तो 0 नंबर मिलते हैं, और अगर कुछ तो लिख के आए तो कम से कम 1.5 या 2 नंबर तो लिख कर आएंगे, ठीक है। रेलेवेंट चीज़ें, कुछ भी इन द सेंस की रेलेवेंट चीज़ें, ठीक है। हमें तो बचपन से यही सिखाया गया था कि गलत नहीं बोलना है, ठीक है, गलत नहीं बोलना है, वो मानते हैं, लेकिन सही चीज़ें हमने बहुत पढ़ रखी हैं, बस काम रहना है उस प्रेजेंट मोमेंट पर, सारी जो आपकी जो पढ़ाई है उसको कंसंट्रेट करके लेकर आना है, उसको वहाँ पर लिख कर आना है, ठीक है। ये होगी 12 गलतियाँ, 12 मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी चाहिए। अब मैडम कृपा रुकी हुई है, वो तो पता चल गया, आएगी कैसे कृपा? कृपा आएगी मेंटर्स के थ्रू। देखो, मेंटर जरूरी नहीं है कि आपके कोई टीचर ही आपका मेंटर हो, आपका जो फ्रेंड हो सकता है, कोई आपका ग्रुप हो सकता है, वो भी आपके मेंटर हो सकते हैं, ठीक है। अच्छे फ्रेंड्स हो, साथ बैठ के आंसर राइटिंग की है, अपने अपने क्वेश्चन पेपर जो है, आंसर्स हैं, उनको इवेल्युएट करो। मुझे आपकी 2 चीज़ें अच्छी लगी तो मैं आई विल अप्रिशिएट, मैं आपकी तारीफ करती हूँ कि आपने 2 चीज़ें अच्छी लिखी, मैं अगले आंसर के अंदर उसको इंक्लूड करूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं पॉइंट्स में लिखती थी, मेरी फ्रेंड थी वो पैराग्राफ में लिखती थी, उसने सीखा मुझसे पॉइंट्स में मैं अच्छे नंबर लेकर आ रही हूँ, तो उसने पॉइंट्स से अडॉप्ट करना सीखा, मतलब पॉइंट्स राइटिंग है वो अडॉप्ट किया, उसके मार्क्स इंप्रूव हो गए। वो डायग्राम बनाती थी, मैं डायग्राम नहीं बनाती थी, मैंने उसे सीखा डायग्राम बनाना, ठीक है। तो या तो आप मेंटर्स या फ्रेंड एज मेंटर्स उनका साथ दो, सेल्फ इवेल्युएशन करो, ठीक है। अपनी कॉपीज अभी अगर नहीं भी सारे टेस्ट लिखे हैं, लेकिन जितने भी लिखे हैं उनको देखो कि भैया जो अपन ने 12 मिस्टेक्स अभी बात की हैं, डिस्कस की हैं, उसमें से क्या क्या चीज़ें मैं वहाँ अवॉइड कर सकता था। मैंने फैक्ट नहीं डाला, लेकिन मुझे आर्टिकल नहीं डाला, मुझे आर्टिकल याद था। मैंने एसडीजी गोल नहीं डाला, मुझे एसडीजी गोल याद था। नेक्स्ट जब मैं आंसर लिखूंगा या लिखूंगी तो इसके अंदर मैंने जो खुद की जो गलती निकाली है उसको मैं सुधारूंगा। देखो, सबसे बड़ा क्रिटिक इंसान का खुद ही होता है, आपको पता है आप इन एंड आउट कैसे हो, ठीक है। आपकी गलतियां, आप करने वाले भी आप ही हो, इवेलुएटर भी आप ही हो, इम्प्रूवर भी आप ही हो, ठीक है। तो ये हो जाता है। दूसरा, हमने प्रोवाइड करवाए हैं क्वेश्चन बैंक, ठीक है, और टेस्ट पेपर्स के जो कीज हैं, आंसर कीज हैं, ठीक है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें डूज भी इंक्लूडेड हैं। डूज आप देखोगे तो इन डोंट्स को आप अच्छे से समझ पाओगे क्या हमने अवॉइड किया है। प्रॉपर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपको, ठीक है, प्रॉपर डायग्राम्स दिए गए हैं, ठीक है, आपको चार्ट्स दिए गए हैं, या फिर आपको जो टेबल्स बनाकर दी गई हैं, रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए गए हैं, कोई रैंकिंग्स आई है उनके नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो उनको अच्छे से पढ़ो, उनको एनालाइज करो, कंपेयर करो कि आपका जो लिखा था उससे इसके अंदर कितनी चीज़ें हैं जो और इम्प्रूव की जा सकती हैं, ठीक है। पढ़ना तो भाई पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, उसके बिना तो कुछ होगा नहीं। वो उसके बाद में आप अपने पेपर पे लिख कर आओ, फिर उसको बैठ कर देखो, इनसे कंपेयर करते हुए जो भी की आ रही है कि भैया
लिख तो लिया, खुद की ही जो इवैल्यूएशन है वो अपन कर लेते हैं। अब देखो इम्पॉर्टेंट ये चीज़ हो जाती है कि मार्जिन्स में लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बहुत कोई इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई पहली बार ही बता रहे हैं क्या आरपीएस से तो लिख कर बोल रही है मार्जिन्स में लिखूं, ठीक है। पॉइंट्स लिखना आप खुद देख रहे हो कॉपीज, अभी हमने जो स्क्रीनशॉट्स कंपेयर किए, पैराग्राफ में लिखा हुआ और एक पॉइंट्स में लिखा हुआ सेम चीज़ें लिखी हुई हैं, तो अच्छा किसको देख कर लग रहा है, ठीक है, तो वो भी पॉइंट्स में या फिर पार्ट्स में जैसे डिवाइड कर दिए, अलग अलग पार्ट में नंबर मिलते हैं तो कम से कम आधा डेढ़ नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। ये कोई बोलते हैं ना रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो आप डे टू डे जब टेस्ट पेपर राइटिंग कर रहे हो या प्रीवियस एग्जाम्स दे भी चुके हो तो आपने नोटिस की होंगी, ठीक है। अब ये देखो आपके लिस्ट ऑफ मिस्टेक्स समराइज करने के लिए मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। इसको या तो प्रिंट निकाल लो या हाथ से लिखकर अपने टेबल के आगे चिपका लो, ठीक है। ये मुझे नहीं करने हैं, ये रास्ते हैं जो 12-13 रास्ते जो बंद हैं। पहला तो रास्ता है कि चलना है, ठीक है। हमें फर्स्ट मिस्टेक समराइज कर ही लेते हैं, नॉट डूइंग मिस्टेक्स, ठीक है, यानी कि हम आंसर राइटिंग ही नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है उसके। जब हम चल ही नहीं रहे हो तो कौन से रास्ते कहाँ जा रहे हैं उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट मिस्टेक जब हमने डिस्कस की, नॉट रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली, क्वेश्चन को पढ़ो, जो डायरेक्टिव वर्ड्स हैं, क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है उसको समझो, उस हिसाब से आंसर करो, ठीक है। 2 मार्कर जो क्वेश्चन है फैक्चुअल क्वेश्चन, उसके अंदर ब्लफिंग कर देते हो, वो अच्छा नहीं है, एचडीएफसी अप्रोच लगाओ, ठीक है। टू द पॉइंट उसका आंसर लिखो, नहीं आता है तो स्किप कर जाओ, वो टाइम आप 5 या 10 नंबर वाला जो सवाल है उसको आंसर लिखने में अच्छे से यूज कर पाओगे। फिर अब बात करते हैं पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है। अब पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, हमें हमारे अंदर के पैराग्राफ सिंक को दबा कर रखना है, पॉइंट्स में लिखना है, इफेक्टिवली लिखना है, ठीक है। प्रिस्क्राइब्ड मार्जिन्स की अपन ने बात कर ली, स्कैन नहीं होगा, मेहनत वेस्ट जाएगी, टाइम वेस्ट जाएगा, और एक बोलते हैं ना भ्रम में रह जाओगे मैं बहुत अच्छा लिख कर आया था। फिर सारे एस्पेक्ट जो हैं क्वेश्चन के अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स को जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो मार्क करो, समझो, फिर उसके हिसाब से आंसर लिखना है। फॉरगेटिंग द फैक्ट्स, वैल्यू एडिशन, प्रीलिम्स नॉलेज, प्रीलिम्स की नॉलेज हमें बुढ़ापे के लिए इकट्ठी नहीं करनी है, यहाँ मेंस में ही लिख कर एग्जामिनर को बताना है कि हम सब भाई साहब ये सब पढ़कर आ चुके हैं, ठीक है। कंट्रास्ट की हमने बात की, अंडरलाइनिंग करनी है, बॉक्सिंग करनी है, क्योंकि स्कैन होने के बाद में सारी कॉपी जो है वो ब्लैक कलर की ही हो रही है, मतलब जो राइटिंग है आपकी वो सारी ब्लैक हो जाती है, ठीक है। लेंदी इंट्रो कंक्लूजन लिख देते हैं, उसके कारण स्पेस मैनेजमेंट नहीं हो पाता, स्पेस मैनेजमेंट नहीं हो पाता, कंटेंट मैनेजमेंट नहीं होता, जो मेन मसाला हमको पुट करना है, जो मेन कंटेंट हमको डालना है आंसर के अंदर, उसके लिए जगह नहीं बचती, ठीक है। फिर हम निकलते हैं मार्जिन के बाहर या फिर ट्रैक छोड़ देते हैं। डायग्राम्स का यूज नहीं कर रहे हैं, जनरल और स्पेसिफिक जो डायग्राम्स हमने डिस्कस किए या पिछले सेशंस में डिस्कस हुए हैं उसका यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक मिस्टेक है, ठीक है। फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए आंसर के अंदर, करप्शन पूछ रहा है कहाँ पूछ रहा है, ठीक है। या फिर अर्जुनाज पेनेंस पूछा है तो अर्जुना पेनेंस हिस्ट्री का पार्ट है तो हिस्ट्री के अंदर आंसर देना है, वो स्पोर्ट्स वाला आंसर नहीं होना चाहिए, जैसे कि हमने देख लिया, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, 3 घंटे ही मिलेंगे, घंटी बजने के बाद में कॉपी ऐसी की ऐसी ले ली जाएगी, तो खाली सवाल जो है वो जाए, उससे बेटर है कि उसके साथ में उसका उत्तर भी जाए, ठीक है। फिर देखो सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट मिस्टेक है कि हम फीडबैक पर काम नहीं करते। अब ज़्यादा टाइम नहीं है हालांकि, लेकिन डेली 2-3 क्वेश्चन खुद लिख कर इवेलुएट तो कर सकते हैं। चलो पूरा टेस्ट नहीं देना आपको, फिर भी मैं तो यही कहूँगी कि पूरा टेस्ट देना चाहिए आपको, 3 घंटे कैसे यूज़ करने हैं वो पता चल जाएगा। ज़्यादा नहीं दो, एटलीस्ट हर सब्जेक्ट के 2-2 टेस्ट आप दे दो, घर बैठ के दे दो, किसी और से इवेलुएट नहीं करवाना, कोई बात नहीं, की आती है, सेल्फ इवेल्युएशन इज द बेस्ट की, ठीक है। गांधी जी ने कहा था, आई हैव द बिलीव दैट आई कैन डू इट, आई शैल श्योरली एक्वायर द कैपेसिटी टू डू इट इवन इफ आई मे नॉट हैव इट एट द बिगिनिंग, यानी कि शुरुआत में मुझे लगता है कि मैं कोई चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और मुझे करना है, हो सकता है मेरे पास शुरुआत के अंदर उसकी एबिलिटी है, वो क्षमता है, वो नहीं हो, लेकिन मैं उसको धीरे धीरे एक्वायर कर सकता हूँ, यानी कि मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो यही चीज़ हमारी आंसर राइटिंग में भी लागू होती है, ठीक है। ये है हमारा 7th सेशन कलम का। हमारी अपील है आपसे, हर इंसान की रिस्पेक्ट करें, मैं तो ये कहती हूँ हर इंसान की, हर जानवर की रिस्पेक्ट करें, और पेड़ पौधों की भी रिस्पेक्ट करें, खुश रहें, हैप्पी रहें। थोड़ा स्ट्रेस वाला टाइम है, समझते हैं कि मैम बोलने से क्या होता है, लेकिन
मैम को भी पता है स्ट्रेस होता है, लेकिन इजी रहना ज़रूरी है, ठीक है। थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी रहे, हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन हेल्दी बॉडी, झूठ नहीं है। तो अपना जो एक शेड्यूल है उसके अंदर एक्सरसाइज, डेली स्ट्रेचिंग कर लो या फिर वॉक कर लो, एक ब्रेक ले लो, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हेल्दी खाओ, शेक पीने जा रहे हो इससे बेटर है फ्रूट्स कट करके खा लो, तो थोड़ा एक्स्ट्रा हेल्दी होता है, वो फाइबर्स कंटेंट होता है वो आ जाता है उसके अंदर। दूर रहते हो फैमिली से तो प्लीज़ उनके टच में रहो, बात कर लो, वीडियो कॉल कर लो, फ्रेंड्स हैं उनसे टच में रहो, आप बीती सुना दो, इधर उधर की बातें कर लो, ठीक है। कनेक्ट तो यही कहता है, कर भला तो हो भला, गुड डीड ऑलवेज कम्स अराउंड। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना। अच्छा लगे कुछ तो बता देना, और कुछ चीज़ लगे कि कमी रही है तो वो भी बता देना, हम इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। कीप लर्निंग, हैप्पी रीडिंग, ऑल द बेस्ट।